हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है साइकोसिस और साइकोन्यूरोसिस में क्या डिफरेंस है। सुनने में ये दोनों सिमिलर जैसे वर्ड हैं, लगभग एक से लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। तो एक एक करके हम वो सारे एरियाज लेंगे जिसमें इनमें डिफरेंस होता है और डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहला एरिया है टच विद रियलिटी, यानी कि वास्तविकता से संबंध। तो जो साइकोसिस होता है उसमें वास्तविकता से व्यक्ति का संबंध नहीं रह जाता। उसको ये नहीं पता होता है कि वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है। जो भी उसका काल्पनिक जो जीवन चल रहा होता है, मनगढ़ंत, वो उसी को सच्चाई मान रहा होता है। और आप उसे कितना भी समझा लीजिए, कितने भी तर्क दे लीजिए, कितना भी उसको जो है सबूत दे दीजिए, जो उसकी बात को गलत साबित करते हो, लेकिन वो फिर भी नहीं मानेगा। जबकि साइकोन्यूरोसिस में ऐसा नहीं होता है। साइकोन्यूरोसिस में व्यक्ति को पता होता है कि रियलिटी क्या है और क्या रियलिटी नहीं है। दूसरा डिफरेंस है डिल्यूजन में। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ। तो फॉल्स बिलीफ में क्या, व्यक्ति जो चीज किसी भी चीज को जो है वो जो सच मान रहा है, वो उसको सच मानता ही रहेगा। जो भी मैंने आपको बताया टच विद रियलिटी में। तो जो साइकोसिस है इसमें डिल्यूजन्स होते हैं, लेकिन साइकोन्यूरोसिस में डिल्यूजन्स नहीं होते हैं। हाँ, दोनों में हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। यानी कि साइकोसिस में डिल्यूजन तो होगा ही होगा और हेलुसिनेशन भी हो सकता है। और न्यूरोसिस में डिल्यूजन नहीं होगा पर हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन में फ़र्क ये है कि हेलुसिनेशन में जो सेंसेशन विदाउट एनी स्टिमुलस हो रहा था, परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस हो रहा होता है। कोई उद्दीपक नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को लग रहा है कि ऐसा है। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि जब कोई यहाँ पे है नहीं तो आवाज़ मुझे कैसे सुनाई दे रही है। तो वास्तविकता से तो नाता है, लेकिन परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस हो रहा है। तो ये हेलुसिनेशन दोनों में हो सकते हैं, लेकिन डिल्यूजन जो है वो केवल और केवल साइकोसिस में ही होगा। तीसरा है इनसाइट, यानी कि अंतर्दृष्टि। जो साइकोटिक पेशेंट हैं उनको अंतर्दृष्टि नहीं होती। उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ में कोई समस्या है, कोई मानसिक प्रॉब्लम है, ऐसा उनको नहीं समझ में आ रहा होता। लेकिन साइकोन्यूरोसिस में अंतर्दृष्टि होती है। व्यक्ति को समझ में आ रहा होता है कि हाँ, कुछ समस्या तो है मेरे साथ। अगला चौथा अंतर है सीवियरिटी में, गंभीरता। तो जो साइकोसिस है या साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो हैं, वो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। जबकि जो साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो आते हैं माइल्ड या कुछ मॉडरेट भी कैटेगरी में आते हैं। पांचवा चेंज है व्यक्तित्व, यानी पर्सनैलिटी में परिवर्तन, चेंज इन पर्सनैलिटी। तो साइकोसिस या साइकोटिक डिसऑर्डर्स में जो है रेडिकल चेंज इन पर्सनैलिटी होता है। काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन आते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व में। बिल्कुल जो ओरिजिनली वो व्यक्ति होता है वो नहीं रह जाता है। लेकिन साइकोन्यूरोसिस में ऐसा नहीं होता है। थोड़े बहुत अंतर आ सकते हैं, लेकिन मूलभूत व्यक्तित्व व्यक्ति का वही रहता है। अगला अंतर है मेडिकेशन, यानी दवाइयाँ। साइकोसिस बिना मेडिसिन्स के ठीक ही नहीं हो सकता है। मेडिसिन्स की आवश्यकता पड़ती ही है, लेना ही पड़ेगा। लेकिन साइकोन्यूरोसिस में ऐसा कंपल्सरी नहीं है। हो सकता है मेडिसिन लेना पड़े, हो सकता है बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाए। फिर इसी से संबंधित एक और अंतर है। एक चीज़ होती है ईसीटी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्शन थेरेपी, जिसे आम भाषा में कहते हैं ना, बिजली के झटके देना। तो साइकोसिस में ऐसा संभव है कि व्यक्ति को ईसीटी देनी पड़े। संभव है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन साइकोन्यूरोसिस में ईसीटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आजकल तो और एडवांस हो रही हैं चीज़ें। ईसीटी की जगह जो है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, टीसीएमएस, वो आ गया है। तो ये कॉन्टैक्टलेस होता है टीसीएमएस, और ईसीटी में कॉन्टैक्ट होता है, बॉडी से इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। अगला डिफरेंस है ट्रीटमेंट में। तो साइकोसिस में जो है साइकियाट्रिस्ट से तो ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा,
और साथ में क्लिनिकल साइकोलॉजी से भी थेरेपी जैसी भी आवश्यकता हो वो लेनी पड़ती है। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो लाइसेंस होते हैं। लेकिन साइकोएनालिसिस के केस में अगर दवा की आवश्यकता है तो दवा तो साइकियाट्रिस्ट ही देगा। एक और कई बार उसमें जो है काउंसलिंग की भी आवश्यकता होती है या सिर्फ काउंसलिंग से भी काम चल सकता है, तो वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी दे सकते हैं, जिसकी वर्तमान में इंडिया में अभी लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो टॉक थेरेपी से भी साइकोन्यूरोसिस का ट्रीटमेंट हो सकता है, पॉसिबल है, वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कर सकता है। अगला है भाषा में परिवर्तन। जो लैंग्वेज है वो टोटली डिस्टॉर्टेड या डिसरप्टेड हो जाती है साइकोसिस में। व्यक्ति क्या कह रहा है समझना मुश्किल हो जाता है। उसकी जो है भाषा में कोहेरेंस नहीं होता, तालमेल नहीं होता है। एक विषय से दूसरे विषय पे चला जाएगा, दूसरे से तीसरे पे चला जाएगा, ऐसे वो परिवर्तन होता रहेगा। हो सकता है कि जो है उसके जो विचार इतनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं कि आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाए। लेकिन ये समस्या साइकोन्यूरोसिस में नहीं आती है। अगला अंतर सेल्फ मैनेजमेंट का, मतलब स्व-प्रबंधन, अपनी देखभाल खुद करना। साइकोसिस वाला व्यक्ति 100% कभी भी अपनी देखभाल नहीं कर सकता, उसको मदद की आवश्यकता होती है। लेकिन साइकोन्यूरोसिस में ऐसा नहीं है। साइकोन्यूरोसिस में संभव है कि व्यक्ति पूर्णतः स्व-प्रबंधन कर सके, सेल्फ मैनेजमेंट कर सके। हाँ, ये हो सकता है पार्शियली या कभी-कभी जो है उसको हेल्प की ज़रूरत हो, वो पॉसिबल है। अगला अंतर है सुसाइड से रिलेटेड। दोनों ही में ही, चाहे साइकोसिस हो या साइकोन्यूरोसिस हो, दोनों में ही आत्महत्या का रिस्क रहता है, खतरा रहता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें साइकोसिस और साइकोन्यूरोसिस को, तो साइकोसिस में ज़्यादा खतरा है कंपेयर टू किसके? साइकोन्यूरोसिस के। यानी कि उल्टा करके कहें तो साइकोन्यूरोसिस में साइकोसिस के मुकाबले कम खतरा होता है। सुसाइड का पर खतरा दोनों में ही होता है। अगला अंतर है कारण का। जो साइकोसिस है वो जेनेटिक यानी आनुवंशिक कारणों से भी हो सकता है और ऑर्गेनिक यानी कि ब्रेन में कोई डिफेक्ट आ जाए उससे भी संभव है। लेकिन साइकोन्यूरोसिस में जेनेटिक के अलावा साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी बच्चे को बचपन में एक कुत्ते ने काट लिया और बच्चे के मन में कुत्ते का भय बैठ गया, फोबिया हो गया। अब ये जो फोबिया हुआ है ये साइकोलॉजिकल रीजन से हुआ, ना कि जेनेटिक या ऑर्गेनिक रीजन। ब्रेन में कोई डिफेक्ट नहीं आया है, जीन्स में कोई चेंज नहीं है, या जीन्स की वजह से ऐसा नहीं हो तो कुत्ते ने काटा है, मनोवैज्ञानिक रीजन है तो हो गया। अगला जो है उदाहरण के तौर पर बताना, स्किज़ोफ्रेनिया है। ये काफ़ी गंभीर साइकोटिक डिसऑर्डर माना जाता है। और उदाहरण करें अगर साइकोन्यूरोसिस का एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दिया, फोबिया। एक और एग्जांपल है जनरल एंग्जायटी डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट में गैड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति एक विषय को छोड़कर दूसरे के विषय में चिंता करने लगता है, दूसरे को छोड़कर तीसरे, मतलब निरंतर चिंता करता रहता है, कॉन्स्टेंटली। कभी भी जो है वो उसका चिंता करना बंद नहीं होता है और मामूली सी बातें होती है जो कि ध्यान देने योग्य भी नहीं होती। सो ये अंतर था साइकोसिस और साइकोन्यूरोसिस में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।